हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के छठे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 पढ़ा था। तो आप सोच रहे होंगे कि सर रिवॉल्यूशन के क्रम में ये रोमांटिक इमेजिनेशन कहाँ से आ गया। तो भाई ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है ये भी नेशनलिज्म के फीलिंग से जुड़ा हुआ है। चूँकि जो रूमानीवाद था, जो रूमानी कवि थे, पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, कल्चरल को यूनाइट करने वाले लोग थे, वो रोमांटिक इमेजिनेशन को बढ़ा के लोगों में संवेदना को बढ़ा के उनको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं और यह जो है राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला ही होता है। समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, नेशनलिज्म जो है वह केवल वॉर एंड टेरिटरियल एक्सपेंशन से ही नहीं होता है ना। यह जो है केवल लड़ाई और भूभाग को जीत के अपने राष्ट्र में शामिल करने से ही संभव नहीं था। यह जो है इसमें दूसरी विधाओं का भी जो है योगदान रहा है। ठीक है, तो कल्चर जो है वह भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये भी जो है हेल्प करता है नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में। समझते हैं रोमांटिसिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यह एक कल्चरल मूवमेंट है। वह किसकी वकालत करता है, किसको बढ़ावा देने की बात करता है? वह जो है तलाश करता है डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं या पोएट होते हैं, रोमांटिक जो विचारधारा के आर्टिस्ट और पोएट होते हैं, वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं किसका? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वह जो है तर्क वितर्क और विज्ञान को क्रिटिसाइज करते हैं। उनको लगता है कि ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है कि हम बहुत ही साइंस को बढ़ावा दें, रीजन्स को बढ़ावा दें, बल्कि हम किसको बढ़ावा दें? हम दे अपने इमोशंस को बढ़ावा, हम दे अपने अंतर्दृष्टि, जो हमारा जो कॉमन सेंस समझ लीजिए, उसको बढ़ावा दें। जो है हम रहस्यवादी फीलिंग्स को बढ़ावा दें। ये जो है हमें अपने आप को राष्ट्र से जोड़ने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा रेदर देन फोकस्ड ऑन रीजन एंड साइंस। ओके, नेक्स्ट जो है कुछ ऐसे रोमांटिक पोएट्स होते हैं जो फोक सॉन्ग से, फोक पोएट्री से, फोक डांस से जो है नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और आप फोक सॉन्ग वगैरह के बारे में जानते होंगे, जो लोक गीत होता है ना, लोक कविताएं होती हैं, लोक डांस होती है। चूँकि इसमें मिट्टी की खुशबू होती है, अपने देसीपन की खुशबू होती है, और यही जो देसीपन है या मिट्टी की खुशबू है वह जो है नेशनलिज्म के स्पिरिट को बढ़ाता है। जर्मनी में एक ऐसे ही दार्शनिक थे, योहान गॉटफ्रिड। इन्होंने जो है ये फोक सॉन्ग और फोक पोएट्री के माध्यम से जो है नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते हैं। रोमांटिसिज्म का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है पोलैंड में देखने को मिलता है। क्योंकि पोलैंड जो है आपने वियना कांग्रेस में देखा था कि पोलैंड के कुछ हिस्से को रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था। तो वहाँ जो रशिया ने जिस क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लिया था वहाँ पे जो रशियन लैंग्वेज को वो बढ़ावा दे रहे थे, जबकि जो पोलैंड के वासी थे वो पोलैंड भाषा को बोलना पसंद करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी क्रम में एक जो है कैरोल कुरपिंस्की का नाम आता है सामने। अब ये जो है क्या करते हैं कि नेशनल स्ट्रगल को बढ़ावा देते हैं अपने ओपेरा के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से, है ना। ये भी एक जो है रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं जो ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से नेशनलिज्म स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो है लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में। हमने अभी चर्चा की थी कि जब रशिया ऑक्युपाई कर लिया था पोलैंड को, तो जो है रशियन लैंग्वेज को ही
उन पे ज़बरदस्ती थोप दिया गया था, जबकि पोलैंड के जो लोग थे वह रशियन लैंग्वेज नहीं पोलैंड भाषा को बोलना पसंद करते थे। अब क्या होता है कि जो पोलैंड के जो निवासी होते, जो पहले पोलैंड के थे अब वो रशिया के हो गए थे, वो जो है अपने पोलिश लैंग्वेज को जो है एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके क्रम में वो जो है पोलिश भाषा ही बोलते हैं, लेकिन जो है रशियन जो प्रशासन है, रशियन शक्ति है, वो उसको इससे करने से पोलिश भाषा बोलने से मना करता है। तो स्ट्रगल होता है, और इस स्ट्रगल में क्या होता है कि जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, प्रेस्ट थे, बिशप थे। प्रेस्ट तो आप समझते हैं, जो पादरी आप कह सकते हो, और बिशप जो है आप समझ लीजिए कि उसको धर्माध्यक्ष के तौर पे समझ लीजिए। ठीक है, क्रिश्चियन में जो धर्म के अध्यक्ष होते हैं उनको बिशप कहा जाता है। तो इन लोगों को क्या किया गया, जेल में भर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और उनको जो है फिर बाद में चल के साइबेरिया भेज दिया गया एज ए पनिशमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह जो है रशियन लैंग्वेज में कोई भी उपदेश देना या कोई भी शिक्षा देने से मना करते थे। तो आपने जो है यहाँ पे जो आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म था इसको पढ़ा, और इसमें जो है पोलैंड के एरिया में जो स्ट्रगल होता है नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में समझा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग समझते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये जो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट है, या जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, ये सभी जो है 1830 से 1848 के बीच में ही घटित होता है। अब देखिए इस समय क्या होता है कि इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू होता है इसी दौरान पूरे यूरोप में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और जो है लोगों को, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन नहीं हो पाता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो रूरल पीपल होते हैं वो शहर में चले आते हैं, और शहर में आते हैं तो उनको, चूँकि वो काम के तलाश में आते हैं, तो उनको बहुत अच्छा मकान तो मिलेगा नहीं। तो क्या होता है, जो स्लम बस्तियां होती है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, और रहने की जो है समस्या शुरू हो जाती है, रोजगार की समस्या शुरू हो जाती है। और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब जो है क्या होता है, कोई हार्वेस्ट अगर फेल हो जाता है ना, बैड हार्वेस्ट हो जाता है, तो ये समस्या और तेज़ी से बढ़ता है। अगर हार्वेस्ट खराब हो जाएगा, फसल अगर खराब हो जाएगा, तो फूड का प्राइस बढ़ जाएगा, चूँकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, फूड भी कम होगा। तो जो पॉपुलेशन को फूड नहीं मिलेगा तो क्या है, मांग ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम है, तो फूड का प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, और जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ समस्या शुरू हो जाएगी, गरीबी की ओर वो बढ़ने लगेंगे। खासकर इस तरह की जो समस्या थी वो जो है छोटे शहरों में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा फेस कर रहे थे, खासकर स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जो है दो गुना मार झेलना उसको इसलिए पड़ता है कि उसी समय क्या होता है कि औद्योगिकरण का जो समय है वो शुरू हो गया रहता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से जो मशीन से बने हुए कपड़े होते हैं वो थोड़ा सस्ते होते हैं, है ना, चीप मशीन मेड गुड्स जो है वो इंग्लैंड से अब पश्चिमी यूरोप के देशों में आने लगता है। तो ये समस्या और बढ़ जाती है। अब देखते हैं, बार बार जो है फ्रांस का बात जरूर आता है। तो ये जो है रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1848, ये जो है लास्ट है। इसके बाद जो है यहाँ पे नेशनलिस्ट जो नेशनल असेंबली है वो यहाँ पे अब चला आता है। तो ये जो है लास्ट है, इसको आप जो है ऐसा समझ लीजिए कि इसको जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 के नाम से भी जाना जाता है। एक रिवॉल्यूशन तो आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में 1789 में। ये लास्ट रिवॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि फ्रांस में वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज हो जाता है ना, अनाज की कमी हो जाती है, और जो है रोज़गार की भी कमी हो जाती है, और ये जो माहौल है वो ख़राब होते चला जाता है, खासकर पेरिस में। और क्या होता है कि लोग सड़क पे उतर आते हैं और बैरिकेड्स वगैरह, मतलब यातायात को पूरी तरह से जाम कर देते हैं बैरिकेड्स लगा के। इन परिस्थितियों में उस समय का जो मोनार्क होता है लुइस फिलिप, हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था कि वियना कांग्रेस के बाद जो है लुइस फिलिप को गद्दी पे बिठाया जाता है फ्रांस के, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है। लेकिन फिर भी जनता इससे खुश नहीं होती है,
और इन परिस्थितियों में क्या होता है कि जब वहाँ के पेरिस की जनता जो है जो सड़कों पे उतर आती है, बैरिकेडिंग लगा देता है, यातायात को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, हर कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है, तो इन परिस्थितियों में जो है जो लुई फिलिप है वो भाग खड़ा होता है। और जो है इसके जाने के बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि जो बॉर्बन डायनेस्टी है वो इसका, बॉर्बन डायनेस्टी का आप समझ लीजिए कि अंतिम मोनार्क था ये। और इसके जाने के बाद जो है अब जो है वहाँ का शासन, नेशनल असेंबली जो है वो देखना शुरू करता है। वो जो है रिपब्लिक स्टेट की स्थापना करता है। रिपब्लिक आप जानते हैं कि जहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, वो जनता के द्वारा चुना गया होता है। तो फाइनली अब जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रिपब्लिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो जाती है फ्रांस में। कब? तो ये होती है फाइनली 1848 में। अब जो है ये नेशनल असेंबली जो है एक रिपब्लिक था, तो ये जो है सफरेज टू ऑल मेल एबव 21 ईयर्स वाज ग्रांटेड, मतलब अब सभी पुरुष सदस्यों को जो 21 साल से अधिक होंगे उनको वोट का राइट मिल जाता है। ठीक है। अब जो है काम के अधिकार की भी गारंटी मिल जाती है कि रोजगार का बहुत किल्लत था, तो अब रोजगार भी मिलने लगेगा। अब जो है एम्प्लॉयमेंट जो है देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है ना, नेशनल वर्कशिप फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए जो है इस तरह के कमीशन के एक आयोग का गठन कर दिया जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो इसी क्रम में हमें पढ़ना है वो है सेलेशिया का रिवोल्ट, जो 1845 में हुआ था। ये समझते हैं सबसे पहले सेलेशिया है कहाँ। तो वर्तमान समय में सेलेशिया नाम का कोई कंट्री नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सेलेशिया उस समय एग्जिस्ट करता था। अब क्या होता है कि जब सेलेशिया का आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो सेलेशिया का अधिकांश भाग जो है वो पोलैंड को मिल चुका है। इसके कुछ भागों पे जो है आज का चेक रिपब्लिक का कंट्रोल है और कुछ भागों पे जर्मनी का कंट्रोल है। डैट मीन्स ये आप समझ लीजिए कि आज की डेट में जो सेलेशिया है उसका अधिकांश भाग पोलैंड के हिस्से में है। ठीक है। जब नेशन स्टेट उभरा तो इस तरह से इसका जो है डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार थे वो काम देते थे। अब जो है ठेकेदार और वीवर्स में जो है वेतन को लेके, भुगतान को लेके, मजदूरी को लेके रिवोल्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वीवर्स को कम पैसे देते थे, है ना, उनको रॉ मटेरियल देते थे और तैयार कपड़ा लेते थे, और वेतन की कमी हो जाती है, वेतन नहीं देना चाहते हैं, पेमेंट्स को लेके ये रिवोल्ट होता है। अब जो है वीवर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे धावा बोल देते हैं और उनको काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठेकेदारों को मारते हैं मजदूर जो है यूनाइट होके। अब जो है चूँकि ठेकेदार गलत कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो इसी के चलते ऐसा होता है। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है भाग खड़े होते हैं, फ्लेट कर जाते हैं विथ फैमिली के साथ दूसरे गांव में, नेबरिंग विलेज में। लेकिन जो नेबरिंग विलेज के लोग थे उसको जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं, शेल्टर देने से उसको अपने घर में नहीं ठहराते हैं। फिर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आर्मी से सहायता लेते हैं, और आर्मी से सहायता लेने के बाद वो 24 घंटे के बाद फिर से वापस आते हैं, और एक आमने सामने की मुकाबला होती है आर्मी के बीच और उन वीवर्स के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि 11 जो हैं वीवर्स जो हैं वो मारे जाते हैं, है ना, शूट आउट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा रोमांटिक इमेजिनेशन, और ये आप पढ़ा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये जो है आप ये समझ लीजिए कि ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाले ही कॉन्सेप्ट थे, और इसका एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये चूँकि समझने में, चीज़ों को समझने में आपके लिए सहायक था और सिलेबस का भी एक अंग था, तो इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके बाद से अब एक्चुअल कहानी जो है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद से हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार साबित होगा। ओके, धन्यवाद।